वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित BSR। और आज हमारी क्लास 9 की नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम चैप्टर 6 के यानी लाइन्स एंड एंगल्स के एमसीक्यूज करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के। तो यहाँ इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक बता दूं। इस चैप्टर में मेनली जो हम यूज करते हैं, एक तो सबसे पहले हमारी एक्सियम है। एक्सियम्स जो होते हैं वो थ्योरम से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एक्सियम्स आर द यूनिवर्सल ट्रूथ जिनको हम बिना प्रूफ के यूज कर सकते हैं, और थ्योरम्स आर द प्रूवन स्टेटमेंट यानी जिनको हम पहले प्रूव करते हैं फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ों को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ जो एक्सियम 6.1 है उसके लिए पहले हमें एडजेसेंट एंगल्स पता होने चाहिए। कि सपोज हमारे पास एक एंगल है, अब एंगल में एक वर्टेक्स होता है और दो आर्म होती है। अगर मैं इसी की एक आर्म को बेस लेके एक दूसरी यहाँ से रे और डाल देता हूँ, तो ये जो दो एंगल बनेंगे ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, क्योंकि इनका वर्टेक्स सेम है और जो इनकी ये कॉमन आर्म है वो दोनों के बिटवीन लाइज कर रही है, तो ये कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। और अगर ये एडजेसेंट एंगल्स के साथ में एक पर्टिकुलर कंडीशन फिट कर दूं तो ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। और इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे कि अगर सपोज हमारे पास ये जो एक्सियम 6.1 है, इसका दूसरा नाम लीनियर पेयर एक्सियम है, कि अगर हमने सपोज एक स्ट्रेट लाइन ले ली ए बी और मैंने एक इस पॉइंट पे एक रे यहां से ड्रॉ कर दी सपोज ओ सी, तो अब ये एडजेसेंट एंगल्स बन गए। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स बने ए ओ सी और बी ओ सी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। लेकिन कब होगा? जब ये ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी का सम 180 होगा, और इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। अब हमारी इसकी जो एक्सियम सेकंड है, एक्सियम 6.2, वो इसका कन्वर्स है कि अगर मैं किसी तरह दो एडजेसेंट एंगल ले लेता हूं, जैसे ये एंगल मैंने 60 डिग्री का लिया, मान लो मैं इसको बोलता हूं ओ ए सी, एक मैंने एंगल लिया ओ ए सी 60 डिग्री का, और इसकी ओ सी आर्म को मैंने टारगेट करके एक रे और डाल दी और एक एंगल मैंने बना दिया यहां से, इसका एडजेसेंट एंगल 120 का। तो तुम देख रहे हो कि ये लीनियर पेयर का केस बन रहा है, क्योंकि इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 है। तो ये तभी होगा, इनका सम 180 अगर है तो इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है यानी ओ बी और ओ सी, जब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी तभी एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। लेकिन अगर ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो ये नॉन कॉमन आर्म हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे लाइज करेंगी। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो सकता है। तो अगर मैं कहूं कि एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी मिला के 180 हैं, देन मैं रिजल्ट ले सकता हूं कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारी होती है एक्सियम 6.2। अभी एक थ्योरम भी आएगी इसमें, थ्योरम 6.1। अब मैंने थ्योरम बता दी कि ये प्रूव की जा सकती है, ये प्रूव नहीं कर जा सकती, ये तो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट ये प्रूव कर सकते हैं हम कि अगर हम किसी प्लेन में दो लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास दो केस बनते हैं, या तो वो लाइन पैरेलल होती है या फिर वो लाइन इंटरसेक्टिंग। तो सपोज करो कि मैं दो इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इंटरसेक्टिंग का मतलब कि उनका एक पॉइंट कॉमन होता है। तो जब भी दो लाइन का एक पॉइंट कॉमन हो तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। और इस केस में एक हमारे पास ऑटोमेटिक रिजल्ट हमें मिल जाता है, और वो रिजल्ट ये मिलता है कि जैसे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो तुम देखोगे चार एंगल बन जाएंगे। एक तो ये एंगल बन गया ए ओ सी, एक बन गया बी ओ सी, एक बी ओ डी और एक ए ओ डी। तो इन चारों एंगल का आपस में कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, अब कौन से होते हैं? जैसे आमने सामने वाले लोग हैं, हेड टू हेड, बी ओ सी इक्वल होगा ए ओ डी, ए ओ सी
इक्वल होगा BOD। ये दोनों पेयर वर्टिकल अपोजिट के होते हैं और ये हमेशा इक्वल होंगे अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद फिर हमारे पास प्रॉपर्टी आती है पैरेलल लाइंस की। अब ये तो इंटरसेक्टिंग की बात हो गई, अब आती बात पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस में हमारे पास कुछ और नई प्रॉपर्टीज बन जाएंगी, बनेंगे एंगल्स की। फिलहाल हम यहाँ पे मेन वैसे बात कर रहे हैं एंगल्स की, वो बन नहीं है वो लाइन से, तभी तो चैप्टर का नाम लाइंस एंड एंगल हो गया, क्योंकि लाइंस का भी यूज हो रहा है और एंगल्स का भी यूज हो रहा है। तो अब हमारे पास एक दूसरा गेम बनता है कि अगर सपोज करो मैं इस प्लेन में दो लाइन ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन, और वो पैरेलल होती है, यानी पैरेलल लाइन का मतलब है कि दे हैव नो कॉमन पॉइंट, इनका कोई पॉइंट आपस में कॉमन नहीं है, और ये दोनों पैरेलल लाइन है। इफ AB पैरेलल टू CD, तो क्या होगा? अब अगर एक मैं तीसरी लाइन इस प्लेन पे ड्रॉ करूं, तो इस तरीके से मैं तीसरी लाइन ड्रॉ करूं कि वो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करे दो अलग अलग पॉइंट पे, जैसे E और F। तो अब क्या होगा कि बहुत सारे एंगल्स बन जाएंगे। मैं मार्क कर दूं, तो इसको मैं मार्क कर दूं 1, इसको मैं मार्क कर दूं एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, 5, ये 6, इसको 7 और इसको 8। ये 8 एंगल फॉर्म हो गए। इनकी दो कैटेगरी बनती है, सबसे पहले एक्सटीरियर और फिर इंटीरियर। दो तरीके के एंगल फॉर्म हुए। एक्सटीरियर कौन है? जो बिल्कुल बाहर है, यानी जहां से तुम इनफाइनाइटली देख सकते हो, जा सकते हो, कोई रास्ते में रुकावट नहीं आएगी। तो 1 एक्सटीरियर, 2 एक्सटीरियर, 7 और 8 एक्सटीरियर। और कुछ इंटीरियर फॉर्म होते हैं जैसे 3, 4, 6, 5, 3, 4, 6 और 5, ये इंटीरियर। अब इसमें पहली कैटेगरी बनती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की है, और ये एक्सियम होती है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब इनके कितने पेयर बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है जो F बनाते हैं। F का मतलब है कि जैसे ये लाइन है, ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो जो सेम पोजीशन पे होंगे ऐसे, या तो दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड होने चाहिए और दोनों ही टॉप पे होने चाहिए, या फिर दोनों ट्रांसवर्सल के बॉटम पे लेफ्ट पे होने चाहिए और दोनों लाइन के बॉटम पे होने चाहिए। इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां हम देखते हैं कि 1 और 5, 4 और 8, 1, 5, 4 और 8। अगर लाइन पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर बनेंगे वो इक्वल होंगे, और ये प्रॉपर्टी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। ऐसे हम इस साइड देखें तो हमने राइट साइड की बात करी, लेफ्ट साइड देखें तो 2, 6, 3 और 7, तो 2, 6, 3 और 7 ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो 4 पेयर कॉरस्पॉन्डिंग के बनते हैं। इसका एक फिर आता है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स वैसे दो प्रकार के होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। यहां पे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इंटीरियर के लिए फिर तुम्हें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखना जरूरी नहीं है। अगर तुम केवल ऑल्टरनेट एंगल्स लिखते हो तो अंडरस्टूड है कि वो इंटीरियर है, और अगर तुम्हें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर लिखना है तो फिर एक्सटीरियर को इंडिकेट करना पड़ेगा। तो इंटीरियर में कौन से आते हैं? तो इंटीरियर में यही आते होंगे, मैंने पहले बताया इंटीरियर ये होते हैं। पर इसमें क्या रूल होता है? इसमें जेड का रूल होता है, जेड या एन, उल्टा सीधा दोनों चलेगा। जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये ट्रांसवर्सल, तो एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट का, एक ट्रांसवर्सल के राइट का, एक टॉप का, एक बॉटम का, तो ये होते हैं ऑल्टरनेट एंगल। इधर देखो तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये, तो इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर में आएंगे, देखो जैसे 3 और 5 क्रॉस बनता है, 3 और 5, 6 और 4, ये भी इक्वल होते हैं, 3 और 5, 6 और 4, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के दो पेयर हो गए।
एक्सटीरियर के भी दो बनते हैं, देखो ट्रांसवर्सल का एक लेफ्ट एक राइट, एक टॉप एक बॉटम, तो 2 8 7 1, 2 8 ये इक्वल होंगे और 7 और 1 ये भी इक्वल होंगे। लेकिन ये तभी होगा जब ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तीसरी कैटेगरी हमारी बनती है को इंटीरियर एंगल्स। इनको पूरा नाम बोलो तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो एंगल बनते हैं। अब को इंटीरियर में कौन से आते हैं, जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनेंगे, और इंटीरियर वर्ड तो आ ही रहा है, तो इंटीरियर होंगे और ट्रांसवर्सल के एक साइड के होंगे। तो ट्रांसवर्सल ये इसके एक साइड के इंटीरियर 4 और 5 ये को इंटीरियर होंगे, और इधर देखोगे लेफ्ट साइड तो 3 और 6 ये को इंटीरियर होंगे। अब इनकी आपस में क्या प्रॉपर्टी होगी, इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होता है। ये तभी होगा जब लाइन पैरेलल होगी। अगर लाइन पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग है, तो फिर ये या तो 180 से छोटे होंगे एक साइड के और दूसरी साइड के 180 से बड़े। तो एग्जैक्ट 180 अगर होता है सम, तो 100% लाइंस पैरेलल ही होंगी। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें थर्ड एक्सरसाइज के लिए यूज करनी होती है, और वो है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। ये तो हमारी हो गई लाइन से ट्राइंगल। अब आता है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में हमारे पास मेनली दो प्रॉपर्टी हैं जो हमें यूज करनी है एक्सरसाइज में, और उनमें से पहली प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। कि अगर हमारे पास कोई, वैसे तुमने बचपन से पढ़ी है कि लेबोरेटरी में प्रूव भी कर सकते हो कि अगर एक ट्राइंगल है तो उसके 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, तो इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है, थ्योरम है ये हमारे पास। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी अभी और चलती है कि अगर किसी भी लाइन को ट्राइंगल की तुम प्रोड्यूस कर दो, क्योंकि यूक्लिड का पोस्टुलेट है कि किसी भी लाइन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली। तो अगर हम प्रोड्यूस करते हैं इसे, जैसे BC को, तो मान लो D तक प्रोड्यूस कर दिया, तो ये बनता है एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। और जो इसके साथ में लगा होता है एडजेसेंट एंगल, उसी की कॉमन आर्म के साथ, इस आर्म के साथ जो दूसरा इंटीरियर एंगल है, ये कहलाएगा इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। और ये जो बाकी दो बचते हैं ये कहलाते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। किसी भी ट्राइंगल का ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ये इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो कुल मिला के ये प्रॉपर्टीज हमें इस एक्सरसाइज में यूज करनी होती है, और ये सब तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, इनको सबको याद कर लेना, और उसके बाद फिर तुम ये एक्सरसाइज को समझ लोगे। अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है एग्जाम्पलर की तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें इसकी PDF चैप्टर की वहाँ मिल जाएगी, और जो भी मैं तुम्हें यहाँ वीडियोस दूंगा MCQs की या किसी और चीज़ की, उनके सबके क्वेश्चंस तुम्हें वहाँ चैनल पे मिल जाएंगे। और उस चैनल पे तो अपनी क्वेरीज भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं कभी कभी उसकी लाइन ओपन करूँगा, तो वहाँ तुम अपना मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो, उस समय तुम्हें टाइम मिलेगा और उसका सॉल्यूशन फिर मैं तुम्हें दे सकता हूँ वीडियोज़ के थ्रू भी और वैसे भी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसमें एक फिगर दी हुई है और यहाँ हमारे पास 3 पैरेलल लाइन है। नाम जो दिया है तीनों लाइन के वो है, पहली लाइन का नाम AB, दूसरी का नाम CD, तीसरी का नाम EF। ये 3 लाइन है और इस लाइन को ABCDEF को एक यहां से एक रे जा रही है इस तरीके से बीच वाली लाइन पे, और एक रे यहां से जा रही है और ये भी आपस में पैरेलल है, दोनों रे आपस में पैरेलल है और इनको कनेक्ट कर रही है एक तीसरी ये लाइन। तो ये हमारे पास फिगर है और यहाँ पॉइंट है Q और यहाँ पॉइंट है P सपोज,
यहाँ पे पॉइंट है R और इधर पॉइंट है S। अब हमें गिवन में जो दिया है काम की चीजें, नंबर 1 AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, और एक हमें चीज दी हुई है कि ये PQ जो है वो इस RS के पैरेलल है, PQ पैरेलल टू RS, और हमें फाइंड करना है। अच्छा, कुछ एंगल की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 25 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एंगल QRS यानी QRS, हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए अब हमें थोड़ा सा पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम इस PQ को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, और ये एक यूक्लिड का जो पोस्टुलेट है वो है कि हम किसी भी लाइन को कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो लाइन ही रहती है, और पैरेलल लाइन को प्रोड्यूस करने पे वो पैरेलल ही रहती है। यानी ये जो मैं इसको अगर प्रोड्यूस करता हूँ PQ को लेके S तो है T तक करता हूँ, तो ये PT भी इस RS के पैरेलल रहेगी, या ये QT भी इस RS के पैरेलल होगी, और ये प्रॉपर्टी है पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के पार्ट्स भी हमेशा पैरेलल होते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, इस पे मार्क कर लेता हूँ कुछ एंगल, मान लो मैं इसकी वैल्यू x मान लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं x निकालूंगा, क्योंकि अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो सबसे पहले मैं यही प्रॉपर्टी यूज करता हूं कि एंगल TQD इक्वल होगा एंगल CQP, और ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इससे हमें ये फायदा हुआ कि जो TQD है ये एंगल x + 25 का है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल TQD बनेगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x + 25, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता, मैंने x मान ली। ये TQR की वैल्यू मैंने x मान ली, और ये 25 का है, तो दोनों पार्ट को मिलाओगे तो होल एंगल बन गया। इधर इसकी वैल्यू 60 डिग्री है। अब x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, इसको इधर ले आके माइनस कर दूं, तो 60 - 25, तो ये आ गई 35। अब इसके बाद में तुम्हारे पास एक ऑप्शन बनता है, वो तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि ज्योमेट्री का ये मेन कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जर्वेशन। तुम्हारी जो इमेजिनेशन है वो कैसी है, यानी यहाँ तुम अपने मतलब की चीज को कैसे ढूंढ सकते हो। तो तुम्हारे मतलब की चीज तुम्हें दिख रही होगी। एक ये लाइन है TQ, ध्यान से देखो, एक लाइन है ये TQ, और एक लाइन है RS या SR। अब तुम देखो तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, अभी मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। और तुम देखो ये Q से R कनेक्टेड भी है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी इन दोनों के लिए। तो अब तुम देख सकते हो, इसको मैं प्रोड्यूस कर दूं तो वही फिगर बन गई। अब तुम्हें लग रहा होगा ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एंगल इसके एक तरफ बनने हैं, सेम साइड, तो ये कोइंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसका मतलब अगर ये TQ पैरेलल है SR के, तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा TQR, और ये जो एंगल बनेगा QRS, इनका सम 180 होगा, और ये कहलाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। और इससे हमें ये x की वैल्यू पहले से पता है, मैंने इसी को x माना था। यहाँ देखो तो TQR को मैं x बोल रहा था, यानी ये x का मतलब है TQR मेरे को मिल गया था 35 का। तो मैं जब TQR की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा 35, तो ये QRS की वैल्यू 2 मिनट में हमें पता चल जाएगी, और QRS आ जाएगा 180 - 35, यानी 574 145। तो ये हमारा कोई ऑप्शन होना चाहिए बुक में, C ऑप्शन। तो हमारा C ऑप्शन ओके हो गया 145 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, और ये तुमने देखा कि इसका कोई शॉर्टकट फिलहाल नहीं है, ये तुम्हें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, और कुछ बुक में ये पूरा सॉल्व करने के लिए दिया भी हुआ है। तो वहाँ तुम फिर यानी कि ये मान के चलोगे कि खाली MCQ का मतलब ये नहीं होता कि उसको देखते ही कर दोगे, देखते ही नहीं करना। हाँ, बस लिखने की जरूरत नहीं है, तुम जितना उसको कम शब्दों में लिख पाओ अपने दिमाग से शॉर्टकट कैलकुलेशंस कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो। बट
सॉल्व तो करना पड़ेगा, चाहे दिमाग में सॉल्व करो चाहे लिख के सॉल्व करो। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, और इसमें हमसे एक कंडीशन दी है कि वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है तो उसमें 3 एंगल होते हैं। अब ये कह रहा है कि 3 में से एक एंगल तो बहुत ही बड़ा है, अब वो एंगल कोई भी हो सकता है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल में से जो बड़ा वाला एंगल है, मान लो मैं इसको बड़ा मानता हूँ ए को, तो हमें दिया है कि ये एंगल ए इन दोनों के सम के इक्वल है। यानी ये गिवन में कह रहा है कि वन एंगल, अब मैंने ए माना है, तुम बी भी मान सकते हो, कोई भी एंगल एक बड़ा मान सकते हो, और वो बाकी दोनों के सम के इक्वल है। जैसे तुमने बी को बड़ा माना तो वो ए प्लस सी हो जाएगा, अगर तुमने सी को बड़ा माना तो इक्वल बी ए प्लस बी हो जाएगा। तो कोई भी तुम केस ले सकते हो। अब तुम्हें बताना है टाइप ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसा है, क्योंकि ट्राइंगल को हम एंगल के बेस पे भी पता लगा सकते हैं, ऑब्टूज ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, साइड्स के बेस पे पता लगा सकते हैं, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो फिलहाल ये बात चल रही है एंगल की, तो अब हम एंगल के बेस पे सोचेंगे कि कैसा ट्राइंगल है, तो एंगल के बारे में काम करना पड़ेगा। अब एंगल से रिलेटेड मैंने एक प्रॉपर्टी तुम्हें बताई थी, उसका नाम था एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP, A फॉर एंगल, S फॉर सम, P फॉर प्रॉपर्टी। और इसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि B प्लस सी इज इक्वल टू A, ये गिवन है कि B प्लस सी वैल्यू A के इक्वल है, तो मैं इसकी जगह A लिख सकता हूं। अभी ऊपर मैंने बताया B प्लस सी A के इक्वल है। अब 1 और 1 2 एंगल A, अब मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, A इक्वल 90 डिग्री, तो इसका मतलब इट इज ए राइट ट्राइंगल। तो डी ऑप्शन हमारा ओके हो गया। डी ऑप्शन हमें दिया है कि ट्राइंगल ABC जो होगा इस केस में एक राइट ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल। तो ये राइट ट्राइंगल का केस बना और इसका डी ऑप्शन ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, और इसमें तुम यहां से ही समझ सकते हो इस चीज को, इस ट्राइंगल के बेस पे ये क्वेश्चन कि देखो भाई मैंने तो एग्जांपल कर रखी है, ये बुक मैंने तो कर रखी है, तो मेरे को तो क्वेश्चनों के बारे में आइडिया है। हो सकता है तुमने पहली बार करी हो तो तुम क्वेश्चन को पढ़ लेना। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, अब एक्सटीरियर एंगल तो तब बनेगा जब साइड को प्रोड्यूस करेंगे। मान लो मैं BC को प्रोड्यूस कर देता हूँ, तो BC को अगर मैं प्रोड्यूस करता हूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल जो है ट्राइंगल का इज 105 डिग्री, ये 105 डिग्री का है एक्सटीरियर एंगल 105, एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट। मैंने बताया था एक तो इंटीरियर एडजेसेंट होता है और 2 इंटीरियर अपोजिट होते हैं। तो कौन से बताए थे? ये तो एडजेसेंट बताया था अभी मैंने शुरू में, इसको तो भूल जाओ। ये होते हैं इंटीरियर अपोजिट। तो ये कहता है कि इंटीरियर अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल है। मान लो ये भी x का है और ये भी x का है, इस तरह की हमें कंडीशन दी है। अब ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स, अब ये एंगल कितने कितने के होंगे, है तो दोनों बराबर। तो मान लो कि मैंने लेट कर लिया, लेट द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, लेट द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बी x डिग्री ईच। मान लो वो x डिग्री के हैं, तो प्रॉपर्टी ये होती है बाय प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल उनके दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल है 105 और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है x प्लस एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 2x ये डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल 105/2, तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और एंड हाफ, 52.5 डिग्री का ये आ जाएगा। तो एक ऑप्शन तुम्हारा सही होगा बी ऑप्शन। इसका बी ऑप्शन है, तुम आंसर लिख सकते हो करेक्ट ऑप्शन 52.5 डिग्री। तो इसके लिए तुम्हें बस ये कि प्रॉपर्टी याद करनी छोटी सी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्राइंगल का वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर शायद 3 था।
अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। यहाँ पे अब एंगल्स का रेशियो दिया है भैया। एंगल्स ट्रायंगल में 3 होते हैं, मान लो एबीसी ट्रायंगल में लेट करता हूँ तो इनके एंगल का रेशियो दिया है 537। अगर तुम्हें रेशियो पता है तो तुम चाहो तो एंगल्स निकाल सकते हो। अगर तुम्हें तीनों एंगल्स का रेशियो पता है तो तीनों एंगल्स निकल जाएंगे। यहाँ इसके लिए तुम्हें जो सिखाया जाता है अक्सर कि इसको एक्स लेट करके निकालो, तो हमारे पास एक रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट भी होता है जिससे हम डायरेक्टली ये एंगल बिना लेट करे निकाल सकते हैं। कि हमें ये पता होना चाहिए कि इन जो हम 3 चीज़ों का रेशियो दिया है उनका सम क्या है। कि अगर हमारे पास इनका सम है तो हम सबको इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि इन तीनों का सम जो होगा जिसको हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है 180 डिग्री होगा। मीन हमें 180 डिग्री को ये 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम, ये एमसीक्यू में बहुत अच्छा काम करेगा। कि एंगल ए जो आएगा वो आएगा 5th पार्ट ऑफ द होल, यानी होल में आएंगे 5 + 3 + 7 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना तुम्हें इसमें डिवाइड करना है, यानी 180 डिग्री। यानी जितना ए का पार्ट है वो ऊपर, टोटल तीनों पार्ट का सम नीचे, और इनटू में जितना तुम्हें डिवाइड करना है 180 डिग्री डिवाइड करना है तो 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/15 × 180 डिग्री, 5 3 जा 15, तो 1/3 × 180 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल ए आया 60 डिग्री का। अब आते हैं बी पे। तो बी का पार्ट कितना 3, तो 3/5 + 3 + 7, तो ये तो मैंने अभी बताया था कि ये मिला के होता है 15 डिग्री और इंटू 180, तो 3 5 जा 15 यानी 1/5 × 180 यानी 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36 डिग्री। अब इसके बाद 7th पार्ट भी तुम ऐसे निकाल सकते हो, वरना चाहो तो एंगल सी ऐसे निकाल लो कि 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, ये और भी इजी हो जाएगा। अब 2 एंगल पता चल गए तो तीसरा तो निकल ही आएगा। तो जब इसको माइनस करोगे तो 96, तो ये 84 डिग्री का आ जाएगा। तो कुल मिला के ट्रायंगल के 3 एंगल आ गए, 60, 36 और 84। अब 84, 36 के हिसाब से तुम्हें जो टाइप बन रही है वो सारे एंगल 90 से छोटे हैं, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया क्योंकि तीनों ही एंगल एक्यूट है। तो हम इसका ए ऑप्शन सही लगा सकते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है, एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो एंगल्स निकालने से तुम्हें पता चलेगा, और ये मैंने तुम्हें एंगल निकालने का एक तरीका सिखाया, इसको यूज कर सकते हो एमसीक्यूज में तो खास तौर पे, क्योंकि लेट करोगे एक्स, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर पुट करोगे, तो डायरेक्टली ये कैलकुलेशन तुम्हारी ओरल हो सकती है। थोड़ा सा तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी आंसर निकाल पाओगे। अब इसके बाद में फिर हमारे पास ऑप्शन आता है नेक्स्ट, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 130 एंड द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ अदर 2 एंगल्स। तो वैसे देखा जाए तो ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, ये उससे मैच करता है कि अगर ये ट्रायंगल है और इसका एक एंगल कोई सा मैंने दे दिया है 130 डिग्री, तो अब ये कह रहा है कि बाकी के जो इसके एंगल हैं उनके बाइसेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा, तो बाइसेक्टर का काम होता है एंगल के 2 इक्वल पार्ट। तो जो इसका बाइसेक्टर होगा और जो इसका बाइसेक्टर होगा वो जहां मिलेंगे ये एंगल कितने का होगा, तो ये हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ये प्रूफ भी है इसकी एक्स्ट्रा बुक में, इसका प्रूफ भी है। मेरे चैनल पे जो लाइन्स एंड एंगल का चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस में इसका प्रूफ भी मैंने करा रखा है कि एंगल BOC जो होता है वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A होता है। तो इसका प्रूफ है। तो इससे तो तुम चाहो तो MCQ के हिसाब से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। इसका डायरेक्ट आंसर जाएगा 90 प्लस हाफ इंटू 130 यानी 90 प्लस 2 6 12 2 5 यानी 155। तो देखिए ऑप्शन इसमें 155 होना चाहिए। तो ठीक है, इसका ऑप्शन 155 है।
और निकालना चाहोगे अगर इसको, तो भैया थोड़ा सा इसमें लंबा काम है, क्योंकि बाइसेक्टर का काम होता है एंगल के दो इक्वल पार्ट। तो ये जो एंगल होगा OBC, ये इस होल एंगल का हाफ होगा। एंगल OBC बराबर हाफ ऑफ एंगल B। और ये जो बाइसेक्टर है ये इस एंगल के दो पार्ट करेगा, यानी एंगल OCB इस एंगल C का हाफ होगा। एंगल OCB हाफ ऑफ एंगल C। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 + 2। ये देखो, ये तो शॉर्टकट हो गया, ये लॉन्ग कट हो गया। ये थ्योरम है, हर जगह काम करेगी, इसको याद कर लो। अब इसको तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा कि OBC + OCB इक्वल हाफ कॉमन आ जाएगा एंगल B + C। अब तुम्हें इसके बाद एक एंगल सम प्रॉपर्टी पता है कि इसको तो डाल दो। फर्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टी होती है A + B + C = 180। तुमने A की वैल्यू डाल दी 130, तो इससे अब तुम्हें B + C की वैल्यू आ जाएगी। B + C की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 130, 180 - 130 यानी कि 50। अब तुमने B + C की वैल्यू निकाल ली। अब यूज कर लो फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये B + C की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो तुम्हें OBC और OCB का सम आ जाएगा, हाफ ऑफ 50 यानी कि 25। ये 25 आ गया। अब ये दोनों का सम 25 है, तो तीसरा एंगल कितने का होगा, 180 में से माइनस कर लो। तो इससे अब तुम एंगल BOC निकाल सकते हो, 180 - 25, 10 में से 5 5, 7 में से 2 5, 155। तो ये हो गया पूरा लॉन्ग मेथड, और ये हो गया शॉर्ट मेथड MCQ के हिसाब से। तो तुम इसको याद करके रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, हर जगह काम करेगा। तो तुम्हारा इसका सही ऑप्शन हुआ, इसका आंसर है D ऑप्शन। D ऑप्शन तुम्हारा ओके है, और आंसर है 155 डिग्री। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, और इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें एक क्वेश्चन दिया। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब तुम देखो, बस पहला क्वेश्चन तो बड़ा था, बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसमें हमें एक क्वेश्चन नंबर 6, एक लाइन दी है PQ, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन POQ, और O पॉइंट से एक रे जा रही है। नाम तो कुछ नहीं दिया, एक रे जा रही है, 2 रे जा रही है। नाम तुम डालना चाहो डाल सकते हो, RS डाल सकते हो। यहाँ पे कुछ एंगल मार्क किए हैं, ये 40 डिग्री का है, और ये एंगल मार्क किया है 4x, और ये एंगल मार्क किया है 3x। अब तुमसे पूछते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वैसे तो लीनियर पेयर एक्सियम हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, पर पेयर नहीं है, 3 एंगल है। बट ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे एक साइड जितने भी एंगल बनते हैं, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, 5 बनते हैं, 10 बनते हैं, एक लाइन पे एक साइड कितने भी एंगल बना लो, कितने भी एंगल, इन सब का सम 180 ही होगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट से इसको कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन सारे एंगल्स का सम POR प्लस ROS प्लस SOQ सारे मिला के 180 के होंगे। तो ये तो 40 का है, और ये वाला एंगल 4x का है, ये वाला एंगल 3x का है, और मिला के 180 होंगे। तो 4 + 3 लाइक टर्म है दोनों, 7x, और ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो फाइनली 7x बराबर 140, 7 × 2 = 40, x की वैल्यू 20 आई। देखो कोई ऑप्शन होना चाहिए 20, तो ऑप्शन है A। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया A, 20 डिग्री। इसके बाद में फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। वैसे देखा जाए तो NCERT का क्वेश्चन है, मैं तुम्हें शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। NCERT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें फिर हमें 2 लाइन दी है, ये पैरेलल लाइन है, बट आपस में मिल नहीं रही है, दोनों लाइन पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, और एक इसको कनेक्ट कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता रहता है। ये OP है, और इधर ये Q है, और ये RS है। अब इसको वैसे तो हम NCERT में एक हिंट भी दिया है कि इसके नीचे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके करते हैं, क्योंकि ये एंगल हमें दिया है 110, और ये एंगल दिया है 130, और हमें बीच का एंगल निकालना है। तो ये हमें
OP पैरेलल टू RS दी हुई है। तो वैसे तो हम इसको वहाँ एनसीईआरटी में उस तरीके से करते हैं, मैं नए तरीके से करा रहा हूँ, इसको आगे प्रोड्यूस कर लो, क्योंकि अभी हमने बताया था पहले क्वेश्चन में भी कि इसको कितना भी प्रोड्यूस करो पैरेलल ही रहेगी। मान लो मैंने PQRS T तक प्रोड्यूस कर दिया। अब मैं मार्किंग कर देता हूँ, इसको एंगल 1, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5। अब मुझे एंगल 5 निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि ये लाइन तो इसके पैरेलल है, तो पहले हम ये एंगल 3 निकालेंगे। एंगल 3 निकाल के हम आसानी से इसको कर सकते हैं एंगल 2 + 3, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये को इंटीरियर एंगल है, इनको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो इनका सम 180 होगा। अब 2 है 130 का, तो 3 आ जाएगा, 3 = 50 डिग्री, ये इधर जाके माइनस होगा। अब इसके बाद ये हमें दिख रहा है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 4 और 3 इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट, तो 4 3 के इक्वल हो जाएगा, कितने का, 50 डिग्री का। रीजन इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये ट्राइंगल है और ये साइड आगे बढ़ रही है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ और ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल 1 4 + 5, ये मैं नए तरीके से कराया है वीडियो में। कुछ जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज कराई है उसमें अलग तरीके से कराया है, शॉर्ट है, तो इसको कर सकते हैं 1 = 4 + 5। अब 1 हमारे पास है 110, 4 हमने निकाल दिया 50 और 5, अब इसको इधर लाके माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यही आंसर आता है एनसीईआरटी में भी, एंगल 5 यानी एंगल Q 60 डिग्री का है। तो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर C। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है, 60 डिग्री। तो यहाँ तुम्हें समझ में आया कि हम कितनी शॉर्ट में हम कर सकते हैं चीज़ों को। अब करने को तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी मत लगाओ, और उसके बदले तुम चाहो तो इसमें लीनियर पेयर की लगाओ, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। पहले लीनियर पेयर से ये निकाल लो, इसका एडजेसेंट एंगल ये 70 का आ जाएगा। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तब भी एंगल आ जाएगा। तो बहुत से तरीके से हम कर सकते हैं, पर हमें शॉर्ट से शॉर्ट ढूंढना है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, पहले जैसा ही है। इसमें एंगल्स का रेशियो दिया है, फिर से एंगल का रेशियो दिया है, तो मैंने अभी तुम्हें तरकीब बता दी, तो चाहो तो तुम एंगल तो निकाल ही सकते हो। ये तो एक तरह से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, सारे निकालने की जरूरत नहीं। सबसे स्मॉलेस्ट वो होगा, अब ये तो 2 है, तो ये नंबर सबसे छोटा है, ये नंबर सबसे बड़ा है, और ये बीच का है, तो सबसे छोटा नंबर ये होगा। तो इसके हिसाब से तुम इसके एंगल्स को सोच सकते हो कि एंगल A जो होगा वो 2 इनका सम 2 4 3 इंटू 180 डिग्री, तो ये कितना होगा, 2 7 और 2 9, 2/9 इंटू 180 डिग्री, 9 2 80, 2 2 40 डिग्री। और अगर तुम ये निकालना चाहो B, तो B भी निकाल सकते हो, 4/2 + 4 + 3 इंटू 180 डिग्री, तो 4/4 + 3 7। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, पर मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 9 2 80, तो 4 2 8, 80 डिग्री, ये 80 डिग्री का है। और उसके बाद फिर तुम तीसरा निकालोगे तो ये भी निकाल सकते हो, 3/, अब इनका सम तो तुम्हें समझ गए 9 आएगा, तो 9 2 80, 2 3 60 डिग्री। तो सबसे छोटा तो यही हुआ ना, 2 वाला, तो तुम्हें बस ये निकाल के अपना काम खत्म करना है। और सबसे बड़ा क्या था, तो हम 4 वाला निकाल देते। तो इसका मतलब तुम्हें इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो इसका आंसर है 40 डिग्री। तो पहला ऑप्शन ये है तुम्हारा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका ओके है, 40 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हारी समझ में बात आ गई होगी कि जो पार्ट सबसे छोटा होगा वो ये एंगल सबसे छोटा होगा रेशियो के हिसाब से। तो अब ये तुम्हारी लाइन साइड एंगल की कंप्लीट हो गई। अब मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा ट्राइंगल्स। थैंक यू।